Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube channel. This is part 5th of Objective Questions of Estimation Costing. It is helpful for all civil competitive exams and it is presented by myself Dev sir. So we have already discussed part 1, 2, 3 and 4 also. जैसा व्यूवर्स आप सभी जानते हैं कि हम 100 प्लस प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। ये आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का जो है पार्ट 5 है। यहाँ पर हमने 4th पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 100 प्लस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ हमारे बीएमसी सर्विंग, डीसीएस, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इन सभी की सीरीजें अपलोड हो रही हैं। तो 100 प्लस की फिलहाल हम सीरीज चला रहे हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा नीड है। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, देन हम आगे कंटिन्यू काम कर पाए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए लेट अस बिगिन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट? इसमें से कौन सा है जो कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट की लेंथ नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 1.75 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। तो जो आपकी एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट होती है, जनरली आपने जो देखी होगी कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जहां भी आप रूफ कवरिंग के लिए यूज करते हैं, तो 1.5 मीटर उसकी जनरली लेंथ मेजर की जाती है। 1.5 मीटर होती है, 1.75 मीटर भी होती है, और इन केस ऑफ लार्ज स्पान हम 3 मीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर मानेंगे वो है 2.5 मीटर। तो ये जनरली इस बेसिकली स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एस्बेस्टस कोरुगेटेड सीमेंट शीट की बात करें तो 2.5 मीटर की हम जो है एस्बेस्टस सीमेंट शीट यूज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी ही यहाँ पर आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the standard width of asbestos cement corrugated sheet is in meters is। बेसिकली स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है? जो भी आपकी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट होती है उसकी स्टैंडर्ड विड्थ क्या है? तो स्टैंडर्ड विड्थ की अगर बात करें तो बेसिकली एस्बेस्टस सीमेंट में स्टैंडर्ड विड्थ जो होती है, क्या वो 0.9 होती है? क्या आपकी क्योंकि ये मीटर में है तो क्या 0.9 मीटर होती है, या 1 मीटर होती है, या 1.06 मीटर होती है, या फिर 1.25 मीटर होती है? बिकॉज यहाँ देख रहे हैं आप सीट इज इन मीटर्स, तो ये सारी वैल्यू आपकी मीटर में है डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट मानी जाती है वो आपकी 1.05 मीटर मानी जाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ कोरुगेटेड शीट पर शीट इन केस ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट इज। बेसिकली नंबर ऑफ कोरुगेशन की बात करें, पर शीट में नंबर ऑफ कोरुगेशन कितनी होती हैं? तो इसकी अगर बात करें तो जो आपकी एस्बेस्टस कोरुगेटेड सीमेंट शीट होती है उसमें नंबर ऑफ कोरुगेशन इन ईच शीट या इन पर शीट बेसिकली देखा जाए तो वहां पर 7 होता है। तो हियर ऑप्शन 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेमी कोरुगेटेड शीट हैज अ स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ। अगर उसकी स्टैंडर्ड विड्थ की बात करें, वो भी सेमी कोरुगेटेड शीट है, यहाँ ध्यान रखेंगे सीमेंट कोरुगेटेड शीट नहीं है, सेमी कोरुगेटेड शीट की अगर बात हो रही है तो बेसिकली उसकी जो है स्टैंडर्ड विड्थ क्या होगी? तो स्टैंडर्ड विड्थ 1 मीटर होती है, क्या 1.05 मीटर होती है, ऑप्शन सी है 1.10 मीटर होती है, या फिर ऑप्शन डी है 0.90 मीटर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 1.10 मीटर। बेसिकली इट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ सेमी कोरुगेटेड शीट। So option C is the correct answer of question number 4. Question number 5, the annual financial statement of the anticipated receipt and expenditure is called। जनरली आप देख ही रहे हैं, जब भी हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाए, उसकी रिसिप्ट देखें यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो ओवरऑल उसको क्या बेसिकली कहा जाता है? क्या उसे बैलेंस शीट बोलते हैं, क्या फाइनेंशियल शीट बोलते हैं, क्या बजट बोलते हैं? ऑप्शन डी है एक्सपेंडिचर रिसिप्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। देखा होगा आपने पार्लियामेंट में, इंडिया में जैसे पार्लियामेंट संसद में हम लोग क्या देखते हैं कि बजट पेश हो रहा है, अभी फिलहाल हुआ है। तो ये जो है बजट होता है। जब भी हम फाइनेंशियली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं?
बजट बोलते हैं, तो दिस टर्म इज कॉल्ड बजट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्क कॉस्टिंग लेस देन 20,000 इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि अगर वर्क आपका लेस देन 20,000 है तो उसे क्या बोलेंगे, लेस देन 20,000 है तो क्या टर्म होगा, मोर देन 20,000 तो क्या टर्म होगा, मोर देन 1 लाख है तो टर्म क्या होगा। तो जनरली जब भी आपका वर्क लेस देन 20,000 का होता है तो ऐसे केस में वर्क हम पेटी वर्क कहलाता है, वो बेसिकली क्या होता है, पेटी वर्क है, स्मॉल वर्क कहलाएगा, राइट। उसका अगर वर्क कॉस्टिंग 20,000 से लेस देन है तो, और 20,000 से लेकर के 1 लाख के अंडर आ रहा है तो उसे हम मेजर वर्क बोलते हैं। 1 लाख से अगर अबव है तो उसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, राइट। सो हियर ऑप्शन ए पेटी वर्क इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर माइनर वर्क भी जो है जनरली पेटी वर्क ऑप्शन अगर नहीं आपको बेसिकली कहीं मिले तो सेकंड प्रायोरिटी आप माइनर वर्क को माने तो ऑप्शन यहाँ बी भी करेक्ट हो सकता था, बट पेटी वर्क आर ऑल्सो ऑलरेडी गिवन इन ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कॉस्ट ऑफ वर्क मोर देन ₹1 CR इज कॉल्ड। अगर आप वर्क करा रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट आपका 1 करोड़ से ऊपर का कॉस्ट है उसका बेसिकली वर्क कॉस्ट, तो जनरली उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उसको बेसिकली क्या कहा जाएगा उस वर्क को, क्या सब्सटेंशियली वर्क बोलते हैं, क्या आप माइनर वर्क बोलेंगे, क्या मेजर वर्क बोलेंगे या प्रोजेक्ट बोलेंगे। तो जनरली से हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, while submitting a tender the contractor is required to deposit some amount with the department as guarantee of the tender is called। जब कॉन्ट्रैक्टर अपना टेंडर सबमिट करता है बेसिकली तो कुछ अमाउंट होता है जिसको वो सबमिट करता है डिपार्टमेंट को, जिससे उसकी गारंटी होती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली लेगा। तो उस अमाउंट को बेसिकली क्या कहा जाता है, क्या बैंक गारंटी बोलते हैं, क्या उसे अर्नेस्ट मनी बोलते हैं, क्या सिक्योरिटी मनी बोलते हैं या फिर कॉशन मनी बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पर उसे अर्नेस्ट मनी बोला जाता है। इसका जो अमाउंट होता है वो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 1.5 से लेकर के और 2% होता है। टोटल जो कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसका बेसिकली 1.5 से लेकर के 2% आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिपार्टमेंट पे सबमिट कराते हैं, राइट। सो इसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं फॉर प्रोवाइडिंग टेंडर। ये किसी भी डिपार्टमेंट में जहां से आपको टेंडर मिल रहा है उस डिपार्टमेंट में बेसिकली सबमिट किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न फॉर ब्रिक मैशनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर पर मैशन पर डेज। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बेसिकली लास्ट जो पार्ट है उनसे ही रिलेटेड है, तो जरा समझेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटटर्न पूछा गया है और एक्सपेक्टेड आउटटर्न किसके लिए पूछा गया है, एक्सपेक्टेड आउटटर्न पूछा गया है ब्रिक वर्क के लिए, ब्रिक मैशनरी वर्क है और एक किस में है वो ब्रिक मैशनरी वर्क, सुपर स्ट्रक्चर्स में। तो पर मैशन पर डे क्या होगा, तो पर मैशन पर डे के लिए मैंने बताया था अगर ब्रिक वर्क है वो और वो सुपर स्ट्रक्चर्स में है तो 1 मीटर क्यूब पर डे होता है पर पर्सन पर डे, तो पर मैशन पर डे तो 1 मीटर क्यूब है। और जनरली ये फाउंडेशन में होता है तो स्पीड मैंने बताया था थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती, तो इन केस आपका क्या होता 1.25 क्यूबिक हो जाता। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10, the maintenance work assigned to the contractor by the railway department is। अगर कोई मेंटेनेंस वर्क है रेलवे का वो असाइन किया जा रहा है किसके, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर को या टू द कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर को। तो बेसिकली वो किस में दिया जाता है, वो जो मेंटेनेंस वर्क है वो किस में असाइन किया जाता है, बेसिकली किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, तो ऑन कॉस्ट प्लस जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर बोला ऑन आइटम रेट में दिया जाएगा या ऑन लमसम में दिया जाता है, ऑल ऑफ दिया हो। तो ध्यान रखिएगा उससे हम आइटम रेट में बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। जब भी टेंडर रेलवे डिपार्टमेंट या रेलवे जो है आपको टेंडर देगा तो वहां पर ऑन आइटम रेट में टेंडर को दिया जाता है। जितने भी आपके आइटम होंगे उनकी रेट अलग अलग होती है, तो उनके हिसाब से उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसी के हिसाब से उसका जो है कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, when a contractor is paid certain percentage over the actual cost of the construction as his profit, such contract is called। जनरली कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर कुछ परसेंटेज अगर एक्चुअल कॉस्ट का कुछ परसेंटेज देखें वो कहीं अगर अपने प्रॉफिट की तरह बेसिकली कंसीडर करता है तो वो उसके किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो क्या हम उसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जो भी हमारा एक्चुअल कॉस्ट है उसका कुछ परसेंटेज अगर उसको प्रॉफिट के वे में आप असाइन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। सो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट
द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्टेन एट एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द ओपन मार्केट। ध्यान रखिए, कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू आप अगर देख रहे हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर देख रहे हैं, वो किससे? ओपन मार्केट में। किसमें देख रहे हैं? किसी ओपन मार्केट में। तो इफ द प्रॉपर्टी इज पुट फॉर दिस सेल इज कॉल्ड, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने वो रखी थी, देन कहीं वो मार्केट में, जब भी ओपन मार्केट है तो वहां पर आपने क्या किया, उस ओपन मार्केट में आपने उसको रख दिया है कि भाई सेल करने के लिए। तो उस जनरली उस हम जो प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उसको मार्केट वैल्यू बोलेंगे, बिकॉज जनरली जो प्रॉपर्टी आपने रखी थी सेल करने के लिए वो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे ही सेल होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू बोलते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, राइट। Question number 13. Municipal taxes are assessed on percentage of the net income from the property and its varies from. बेसिकली जब आप किसी नेट इनकम को, बेसिकली आपका कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए आप करते हैं, प्रॉपर्टी में देखते हैं, तो प्रॉपर्टी में जो आपका नेट इनकम है उसका कितना परसेंट आप जनरली म्युनिसिपल टैक्सेस में देते हैं, कितना परसेंट टैक्स बेसिकली म्युनिसिपल टैक्स के लिए कंसिडर किया जाता है? तो 10 से 12% होता है बेसिकली। डिपार्टमेंटल चार्ज भी होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आगे रहेगा सीरीज में, तो आपको बताऊंगा ही। तो आपका 10 से 12% जनरली आप क्या करते हैं वहां पर उसको एज अ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आप क्या करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स में कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12, जनरली वर्क स्टेबलाइजमेंट चार्ज विल बी। अगर कहीं वर्क स्टेबलाइज कर रहे हैं आप लोग, बेसिकली मान लीजिए आप कोई साइट लोकेट कर रहे हैं जहां पर न्यू कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके 4 साइड कवरिंग करेंगे, कहीं कोई जो है गार्ड भी रख देंगे जिससे वहाँ थोड़ी सी केयरिंग रहे, कोई सामान आपका जो है चोरी ना हो। तो ये वर्क स्टेबलाइजमेंट चार्ज में आते हैं जनरली। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट का ये कितना परसेंट होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल कॉस्ट का जनरली अगर इनको देखा जाए तो टोटल कॉस्ट का 1 से लेके 1.5% होता है। तो वर्क स्टेबलाइजमेंट चार्ज इज 1 से 1.5%। अगर जनरली आपको ऑप्शन 1.5 से 2% भी मिल रहा है तो आप उसको भी मार्क कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट है, 1 to 1.5%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर डिपार्टमेंटल चार्जेस। देखिए आ गया, मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंटल चार्ज जब भी कंसीडर करेंगे हम, मान लीजिए, तो उसको कितना परसेंट कंसीडर किया जाता है? तो वो 10 to 12% जनरली कंसीडर किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, जनरली कंसीडर एक्सपेंडिचर ऑफ मनी ऑन मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। जनरली टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट मनी आपका मटेरियल के लिए एक्सपेंडिचर होता है, या फिर उसे मटेरियल परचेज करने में आप लोग खर्च कर देते हैं? तो अगर देखा जाए तो किसी प्रोजेक्ट की 100% कॉस्ट होगी, जरा समझते हैं, किसी प्रोजेक्ट की 100% कॉस्ट होगी। मान लीजिए कोई उसका जो कॉस्ट है उसको 100% मान रहे हैं, 100% होगी वो अपने आप में। तो वहां पर हम जनरली देखें तो 70%, बेसिकली स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, 70% अप्रॉक्सीमेट 70% आपका मटेरियल कॉस्ट के लिए कंसिडर किया जाता है कि आपका मटेरियल में खर्च होगा जो भी परचेजिंग करेंगे मटेरियल की। देन 30% से या 25% तक, 30% बेसिकली आप लोग इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30% आप लोग इसके लिए कंसिडर करते हैं लेबर के लिए, इसमें लेबर के लिए। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा सभी को। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, जनरली आप क्वेश्चन को थोड़ा वो चेंज कर देता, लिख देता, जनरली कंसीडर एक्सपेंडिचर ऑफ मनी ऑन लेबर इन कंस्ट्रक्शन। तो जनरली आप ऑप्शन क्या समझते हैं? 30% का ऑप्शन होता तो उसे करेक्ट करते। तो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एनी ट्रेजरी एंड वैल्यूएबल फॉर मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन सेल विद द प्रॉपर्टी ऑफ। मान लीजिए कोई आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, एक्सकेवेशन के दौरान उस ड्यूरेशन में या उस ड्यूरिंग आपने देखा कि कोई वैल्यूएबल मटेरियल आपको मिल गया, वैल्यूएबल कोई आपको थिंग्स वहां पर मिल गई, कोई चीज आपको वैल्यूएबल मिल गई, मान लीजिए कोई सोना चांदी या किसी भी तरह की कोई आपको मेटल मिल गया, तो वो जो है बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? तो उस पर किसका राइट्स है, किसका अधिकार है? तो ऑप्शन ये है, क्या कॉन्ट्रैक्टर जिसने उस कंस्ट्रक्शन को कराने का ठेका ले रखा है, क्या उसका प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्या उसे वो रख लेगा? ऑप्शन बी है, ओनर ऑफ बिल्डिंग, क्या जो मालिक है अपनी बिल्डिंग को बनवा रहा है या ओनर जिसने वो कंस्ट्रक्शन साइट बनवा रहा है वो, क्या उसका वो जो है वैल्यूएबल मेटल उसका होगा, वैल्यूएबल मटेरियल उसका होगा, या फिर गवर्नमेंट का होगा, या नन ऑफ द में से किसी का नहीं होगा? तो जनरली वो गवर्नमेंट का होगा, प्रॉपर्टी भले ही किसी के क्यों ना हो, प्राइवेट हो,
भले ही आप कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा हो कुछ भी, लेकिन पब्लिक को ये बात लीक हो, पब्लिकली अगर बात लीक हो जाए, पता लग जाए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास राइट्स होता है कि वो इस प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यूएबल मटेरियल आपके पास, इसको ले सकती है, वो आपके विरुद्ध अगर कार्रवाई कर सकती है अगर आप उसे नहीं देना चाहें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट है कि अगर कोई भी आपको वैल्यूएबल मटेरियल, वैल्यूएबल थिंग्स कुछ भी आपको एक्सकेवेशन के दौरान मिल रहा है, तो वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उसे अपने पास सबमिट करती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, कैपेसिटी ऑफ फ्लशिंग सिस्टम इज यूजुअली, जनरली जो सिस्टम होते हैं उनमें फ्लशिंग कैपेसिटी क्या होती है कि हम फ्लश करने के लिए जनरली कितना जो है लीटर वाटर की डिमांड रखते हैं, तो उसके लिए जनरली 12 से 15 लीटर्स वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, स्लज फ्रॉम अ सेप्टिक टैंक शुड बी रिमूव्ड इन, जो आपका स्लज है सेप्टिक टैंक से कितने समय में हम रिमूव कर सकते हैं उसको, या कितने समय में रिमूव करना चाहिए, तो ये आपका जनरली 1 से 2 ईयर में स्लज को आउट कर दें, आप उसको क्या कर दें, वहां से रिमूव आउट कर दें। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ corrugated आयरन शीट द पिच ऑफ corrugation इज यूजुअली, जनरली आप जो कोरुगेशन सीट देखते हैं, लेकिन वो आयरन कोरुगेशन सीट होगी, तो उसके लिए आप जनरली अगर देखें तो पॉइंट है कि क्या जनरली ये देखते हैं कि उनमें जो है कितना पिच रहता है, कितना 1 टू अनदर कोरुगेशन में कितना जो है स्पेसिंग होती है, जनरली पिच होती है, तो वो जनरली 75 mm होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है। अभी तक हम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट डिस्कस करते थे, पार्ट जो है 5th है ये, तो 21 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो चुका है। हियर हम 100 प्लस हमेशा लिखते थे, 100 प्लस जो है प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो यहाँ 100 प्लस में जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और क्वेश्चन मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए आज समझाने पड़ रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन आज थोड़े से ज़्यादा हो गए, तो आप लोग थोड़ा सा कम समय में उन सब क्वेश्चन को विजिट कर पाए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21, द कॉस्ट इन परसेंटेज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क इज, अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कर रहे हैं बिल्डिंग का, तो जनरली कॉस्ट आपका कितना परसेंट, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट आप इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए यूज करते हैं, तो जनरली 8% इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए यूज किया जाता है, राइट। अगर वहीं पर कोई सैनिटरी होता है या जो है पाइपिंग के लिए, बेसिकली वाटरिंग के लिए जो यूज करते हैं, पाइप फिटिंग के लिए, या फिर जो भी आपका सैनिटरी के लिए खत्म जो है यूज होने वाला है, वो भी आपका 8% होता है। कारपेंट्री के लिए आप ध्यान देंगे, कारपेंट्री के लिए आपका 20% तक यूज होता है, 15 से 20% जो भी है। तो ये जो है कॉस्ट आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए, तो जनरली आपका 8% इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन अभी सैनिटरी का बताया था, क्वेश्चन आई भी गया, यदि कॉस्ट इन परसेंटेज फॉर ए सैनिटरी वर्क इज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 8%। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉस्ट इन परसेंटेज फॉर कारपेंट्री वर्क, अब कारपेंट्री वर्क के लिए तो 15 से 20% बेसिकली कारपेंट्री वर्क के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप विंडो लगवा रहे हैं, डोर्स लगवा रहे हैं, कहीं वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन है, तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं कारपेंट्री वुडन वर्क हो रहा हो, तो इसके लिए टोटल कॉस्ट का 20% क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है जनरली कारपेंट्री वर्क का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, द परसेंटेज ऑफ कंक्रीट इन एनी बिल्डिंग जनरली, तो जनरली परसेंटेज ऑफ कंक्रीट क्या रहता है, अगर बिल्डिंग में देखें जनरली कितना परसेंट कंक्रीट आपका बिल्डिंग में पाया जाता है, तो जनरली इन इंडिया स्ट्रक्चर्स की बात करें, बेस्ड ऑन इंडियन स्ट्रक्चर्स, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं 70% उसमें क्या होता है, कंक्रीट यूज होता है, एज पर आईएस कोड, एज पर इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंक्रीट 70% होगा, तो आपका स्ट्रेंथ बहुत ही जो है स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन सी 70% कंक्रीट आपको स्ट्रक्चर में मिलता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। Question number 25, the expenditure on watering in building construction is, कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वाटरिंग की भी आवश्यकता होती है, कहीं आपको क्यूरिंग के लिए वाटर चाहिए, कहीं आपको मोटर मिक्सिंग के लिए चाहिए, कंक्रीट जो है प्रिपरेशन के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर की तो बेसिक नीड है। तो जनरली जब वाटर आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा होगा उसका, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कहीं उससे कैरी कर रहे हो, तो उस वाटर के लिए आप जनरली कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप उस पर एक्सपेंडिचर जरूर कर रहे होंगे। तो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट कंसिडर किया जाता है फॉर वाटरिंग, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट होता है 0.5 से लेके 1% तक होता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वीवर्स।
तो आप लोगों ने देखा कि हमने 100 प्लस प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कंप्लीट कर लिए हैं। आपको साथ ही साथ हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की सीरीज भी दे रहे हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट सर्वे, बीएमसी, डीसीएस, ये सारे सब्जेक्ट पैरेलल हमारे चल ही रहे हैं। 100 प्लस की सीरीज कंप्लीट मोस्टली होने को आ गई है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होती जा रही है। अब हम 500 प्लस की सीरीज लाने की सोच रहे हैं, वो सीरीज भी जल्द आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम कंटिन्यू इस पर वर्क करें कंटिन्यू। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।